हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, जो इंटरव्यू केवीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू की सीरीज चल रही है उसका ये 11वां वीडियो है और यहाँ पे हम बात करेंगे केवी कल्चर, और केवी कल्चर से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। अगर आप ये सोच रहे हैं केवी कल्चर के बारे में क्यों बताया जा रहा है, तो ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों से आप अपनी इंटरव्यू को, जो अगर जब 40 पार और 60 तक पहुँच सकता है, इसके बिना आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले, ये मान के चलिएगा। अब ऐसा हम क्यों करें, आपको हम बताते हैं। देखो, अगर हम आज बात करें तो क्या क्या बात करें, जैसे असेंबली का सीक्वेंस क्या होता है, जो प्रेयर वगैरह होता है उसका सीक्वेंस कैसे कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, ये प्राइमरी का टाइम टेबल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें कितनी कमेटी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, इन 4 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अहम है केवी के लिए। अगर आप अपने इंटरव्यू में या जो सुटेबल फॉर द पोस्ट है, या आपसे पूछे कि वाई डू वांट टू ज्वाइन केवीएस, तो इन सब चीज़ों को मतलब उसमें डाल के अपने इस आंसर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप केवी का जो वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, जितने पैनलिस्ट हैं उसमें से एक रहेगा आपका, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आपका वहाँ पे एक रहेंगे प्रिंसिपल। ठीक, जो प्रिंसिपल रहेंगे आपको फटाक से देखेंगे, अच्छा इन सब इस चीज़ के बारे में इसको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम इनसे पूछते हैं। ठीक, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। और मैं बहुत बार ही डिस्कस कर चुका हूँ कि एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो अपने इंटरव्यू को अपनी तरह से चलाए। और अपनी तरह से चलाने के लिए आपके पास 3 हथियार है। 3 हथियार का मतलब, पहला चीज़ इंट्रोडक्शन, दूसरा सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, तीसरा क्या है, वो 100% आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आप केवीएस ज्वाइन क्यों करते हैं। इन 3 चीज़ों में आप चाहे केवी कल्चर की बात कर लीजिए, चाहे जो उसकी पॉलिसीज़ है, चाहे जितनी योजना है, या एनसीईआरटी की जो कुछ चीज़ें हैं, अभी उसको हम नहीं बताएं, अगली वीडियो में बता देंगे। इन 3 चीज़ों को डाल के आप अपना इंटरव्यू आराम से चला सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू मैक्सिमम 10 मिनट चलने वाला है। अगर इन 4-5 मिनट की बात करें, आपका डेमो मिलने का 4-5 मिनट आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक, तो इसमें आप आसानी से इन 3-4 चीज़ों को उलझा के रख सकते हैं। और जो आपको पता, आप सोच के देखिए ना, इंटरव्यू तब अच्छा होगा ना जो आपको पता हो वही चीज़ पूछे जाएँ। और ये कैसे होगा, आप अपने हर एक चीज़ में एक क्लू छोड़िए। जैसे क्लू देंगे आपसे अगला क्वेश्चन वही पूछे, क्योंकि इंटरव्यूअर इतना क्वेश्चन बना के रखे, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं रहा, हो सकता है इसके अलावा आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले सॉरी। ठीक, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक, तो उस हिसाब से अब देखिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या, आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं असेंबली का सीक्वेंस क्या है। ठीक, अब आप जैसे, अब यहाँ पे पहले क्या होता है, प्रेयर आप सुने होंगे, तो उसके बाद क्या होता है, प्लेस होता है, फिर थॉट ऑफ द डे, उसके बाद न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ जो होती है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद स्पेशल इवेंट। अब देखो, मैं बात करूँ प्रेयर का, तो देखो, जिन्होंने अपने हॉबी में सिंगिंग या लिसनिंग सॉन्ग डाला होगा, वो प्रेयर ज़रूर याद कर लीजिएगा विद द टोन के साथ। और प्रेयर्स आई होप सबको पता होगा, दया कर दान भक्ति का। ठीक, ये वाला करना है, अच्छे से याद होना चाहिए। और प्लेज याद होना चाहिए कि मैं हम भारतवासी, ठीक, ये वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ ये याद होनी चाहिए, प्लेज और प्रेयर। जो जिन्होंने भी मतलब सिंगिंग और लिसनिंग सॉन्ग डाला है अपना हॉबी, वो ज़रूर इस चीज़ को देख लेंगे। और विद द टोन के साथ मैं इसकी ये कह रहा हूँ, क्योंकि टोन के साथ आप, क्योंकि आपसे गाने के लिए वहाँ कह देंगे, तो आप अगर सुनाएंगे ऐसे पोएम की तरह तो सही नहीं है, आप टोन के साथ गाइएगा, अच्छा रहेगा। ठीक, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको अच्छी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जैसे अब जब भी आपको प्रेयर करने के लिए वो कहें कि हाँ आप प्रेयर सुना दीजिए, तो आपको बैठ के नहीं सुना है, खड़े होकर हाथ जोड़ के आँख बंद करके सुनाना है। ठीक, जरूर इम्पैक्ट इससे पड़ेगा, क्योंकि अगर बैठ कर आपसे पूछ लेंगे, अच्छा प्रेयर ऐसे ही बैठ के सुनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो प्रेयर के तुरंत बाद प्लेस होता है, प्लेस के बाद थॉट ऑफ द डे, मतलब एक ऐसा, एक तरह से अगर हम बात करते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट होता है जहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है। उसके जस्ट बाद होता है पॉजिटिव न्यूज़, कुछ जो न्यूज़पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में होता है स्पेशल इवेंट, लाइक जैसे वहाँ नुक्कड़ नाटक हो गया, कोई स्पेशल डे सेलिब्रेशन हो गया, कोई जैसे मान लीजिए टीचर्स डे या समथिंग, उसके बारे में, या गांधी जयंती, ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट में होता है। ठीक, ये तो असेंबली का सीक्वेंस हो गया, ये जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें टाइम टेबल ऑफ पीआरटी, अब सोच देखिए, इंटरव्यू को अगर आप ये बता दें कि हमको जो पीआरटी का टाइम टेबल उसको कैसे बनाया जाता है और उसका सीक्वेंस क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसको अगर आपको पता हो, तब अगर उसको आप मेंशन कर दिए कि टाइम टेबल ऑफ पीआरटी, आई नो अबाउट केवी कल्चर एंड टाइम टेबल ऑफ पीआरटी, उसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या करेगा, अगला एक क्वेश्चन आपसे इसी से पूछेगा 100%। क्योंकि वो, अब आप सोच देखिए ना, अगर 100 बच्चे बता रहे हैं एक ही चीज़, कुछ ना कुछ वो बताएंगे, अगर उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिए जो केवीएस से रिलेटेड है, तो केवीएस चीज़ें डेफिनेटली पूछे, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी हो जाएगी, भाई अगर ये केवी में ज्वाइन नहीं, फिर भी ये चीज़ें अगर बता रहा है, जिसका मतलब इसको नॉलेज होगा। तो अगर आप पूछे, आप सही चीज़ें बता ले गए, हो सकता है आप 100% चीज़ें ना बता, लेकिन थोड़ा बहुत भी बताएंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, इन पर ज़्यादा वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी इंटरव्यूअर होगा, अब उन्हीं बच्चों को ज़्यादा चूज करेगा जिन पे उनको कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आई होप ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। अगर हम बात करें टाइम टेबल का, तो जो इसके अब इंचार्ज होते हैं इनके, या तो पीआरटी का एचएम होता है या तो कोई और होता है, उसमें दे दिया जाता है, किसी जो लायक होता है। ठीक, अब देखो, पीआरटी का एचएम जरूर नहीं कि मतलब हो, क्योंकि जो सिंगल होता है, जैसे इसमें होता है, मतलब एक सुबह स्कूल चलता है, एक सेकंड टाइम चलता है, तो जो सिंगल होता है वहाँ पे एचएम नहीं रहता, लेकिन जहाँ दोनों टाइम चलता है तो वहाँ एचएम रहते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया कि
PHM या कोई अदर कर सकता है, ठीक, उसका इंचार्ज हो सकता है। अगर इसमें हम बात करें पीरियड्स की, तो पर वीक जो पीरियड होता है 39 पीरियड पहले हुआ करता था, बट जब से फंडे आ गया, क्योंकि ये सैटरडे को मनाया जाता है, सेकंड सैटरडे को छोड़ के, तब से 33 पीरियड हो गए आपके, ठीक। या आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जब टाइम टेबल का आप जिक्र करेंगे, उससे पूछा जा सकता है पहले कितना था, अब कितना, और अब इतना क्यों इतना कम हो गया, ठीक, ये पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ें जानना है, ठीक। उसके बाद अगर आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कहें तो आप आसानी से इस चीज़ को देख लीजिए और आप आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे 5 डे का टेबल बनाना है और 5 वीक का, 5 डे इन वीक, एक वीक में 5 दिन का टेबल बनाना है जिसमें 8 पीरियड होंगे, ठीक। उस हिसाब से कितने कितने पीरियड आपके होने चाहिए। तो उस 5 दिनों में कम से कम 6 लेक्चर, मतलब जो हिंदी का होना चाहिए, 6 इंग्लिश का, 6 मैथ का और 6 EVS का। हालांकि जो ये हिंदी इंग्लिश मैथ है ये 1 और क्लास 2 के लिए है, इसके अलावा जो चारों है 3, 4, 5 के लिए, ठीक, ये तो आप जानते होंगे। तो 6 ये होना चाहिए। उसके बाद वर्क एजुकेशन, कंप्यूटर, CCA और लाइब्रेरी, इसके 2 मतलब सबके 2 ऐसे होने चाहिए। उसके बाद आर्ट एजुकेशन और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो 4 होने चाहिए, ठीक, ये चीज़ हो। अब जैसे आर्ट एजुकेशन बात करें, जैसे वहाँ पे आर्ट छपवाने, मतलब कोई कला वाला छपवाने की बात करें, या जो आर्ट क्राफ्ट होता है, जैसे जो पेपर से कोई फोल्ड करके, मतलब जैसे कोई चिड़िया बना दिया जाए, मेढक बना दी, ये सब चीज़ें, ठीक। उसके बाद फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जैसे योगा हो गया, PT हो गया, इससे रिलेटेड फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी। अब इसको टोटल ऐड ऑन करेंगे तो 40 पीरियड होते हैं, ठीक, 8 पंचे 40 होता है, तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप ये टाइम टेबल का जो सिस्टम आपको समझ में आएगा। और देखो यहाँ पे बस आपसे ज़्यादा नहीं है, जब आप टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने कैसे क्या चीज़ें होती हैं, या आपसे डायरेक्टली पूछेंगे किसी एक हिंदी सब्जेक्ट का आप एक हफ्ते में कितने क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको ये चीज़ बताना होगा 6, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात करेंगे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब देखो ये बहुत जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कमेटी होती है, मेनली 5 तरह की कमेटी होती है, जिसमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमेटी, दूसरा फर्नीचर कमेटी, तीसरा सैनिटाइजेशन कमेटी, चौथा है क्वार्टर मेंटेनेंस कमेटी, और पाँचवा होता है टीचिंग एड कमेटी। अब देखो मेंटेनेंस एंड रिपेयर में होता क्या है, आपसे पूछ सकते, जैसे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जब बताएंगे, आप बताएंगे 5 कमेटी, तो उसमें हिसाब से पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप बताइए मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमेटी में होता क्या है, ठीक। तो आपको इसको अच्छे से बताना है। जो भी आप परचेज मतलब मटेरियल परचेज करेंगे इसी के अंतर होगा। वाटर, जैसे जो पानी वगैरह आता है इसी के अंतर्गत होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटर इसी के अंतर्गत होगा। बिल्डिंग में कोई दिक्कत हो रही है, सब सारी चीज़, तो वो भी इसी में होगा। कैमरा की बात कर लें, जो ये ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उसकी बात कर लें, ठीक। ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर में। अगर हम बात करें फर्नीचरिंग की, फर्नीचर में क्या होगा, अरेंजमेंट, आप फर्नीचर इन क्लास, मतलब जो भी क्लास में फर्नीचर है उसको कैसे अरेंज करना है, ठीक। अगर उसमें जैसे रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा तो उसको भेजना पड़ेगा आपको ऊपर मेंटेनेंस और रिपेयर में कि भैया हमारे यहाँ फर्नीचर कम हो गई, आप नया बनवाइए, या टूटा फूटा उसको रिपेयर में भेजेंगे। किस में भेजेंगे, पहली कमेटी मेंटेनेंस और रिपेयर में, ठीक। फर्नीचर हो गया। उसके बाद इसमें क्या हो गया कि किसी फंक्शन में फर्नीचर का अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक, ये सब सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एग्जाम सिटिंग अरेंजमेंट आप फर्नीचर को किस तरह से अरेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हो गई। और मेंटेन स्टॉक रजिस्टर, इसमें क्या होगा, जैसे आप बताएंगे हाँ यहाँ पे इतनी चेयर की कमी है या कुर्सी कमी, टेबल थी, वो मेंटेन करना होगा। कम होगा तो आप मेंटेनेंस एंड रिपेयर से आप मंगवा सकते हैं, और ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये फर्नीचरिंग हो गया। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फर्नीचर कमेटी में होता क्या है, ठीक, आपको ये बताना होगा। अब आप सोचिए ना, अगर छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, और ख़ास करके वहाँ पे एक KB का प्रिंसिपल भी होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैनिटाइजेशन कमेटी जो होती है, इसमें क्या होता है कि जितने भी सैनिटाइजेशन मटेरियल होते हैं उनकी खरीदारी होती है और उनका इंस्पेक्शन होता है, ठीक। और हम बात करें क्वार्टर मेंटेनेंस का, तो इसमें क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर किस तरह से होना है, क्योंकि जब आप KB में टीचर होंगे जरूर नहीं आपको KB का क्वार्टर मिल ही जाए, अवेलेबिलिटी रहेगी तो मिलेगा, नहीं तो आपको HRA मिलेगा, ठीक। ये चीज़ें होगी। उसके बाद सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस इसी में आएगा, क्योंकि देखो जैसे वहाँ का जैसे जो भी सैनिटेशन चीज़ समझ रहे होंगे आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो पूरा क्वार्टर मैनेजमेंट ही देखेगा, ठीक। और लास्ट में बात करें तो टीचिंग एड्स का। अब देखो उसमें होता क्या है, यहाँ पे कोई भी टीचिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है तो इसको देखा जाएगा, और जो भी परचेज या मटेरियल प्रिपेयर करना होगा ये टीचिंग एड वाले करेंगे। जैसे जो भी चाहे TLM की बात कर लीजिए आप, सब इसी में होता है। और यहाँ पे भी स्टॉक रजिस्टर बनाया जाता है कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या अभी नहीं है, और नहीं है तो इसको कैसे परचेज करना है, सब इसी टीचिंग एड्स में आता है। तो ये हो गया स्कूल मैनेजमेंट। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो इस सब चीज़ बताने का मतलब मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई एक चीज़ पर्टिकुलर पूछेंगे तो इसमें होता है ना, एक इंचार्ज बनाया जाता है, तो उनको एक इंचार्ज मिल जाएगा स्टार्टिंग इंटरव्यू में। अगर उनको एक इंचार्ज मिल गया, एक KB टीचर के साथ एक इंचार्ज मिल गया, कितना अच्छा बात है, ठीक। तो ये समझ जाएंगे, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें होती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फर्स्ट एड हो गया, डिसिप्लिन हो गया। तो हम सबसे पहले अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें होता क्या है। अब देखो जैसे कोई भी आपदा आ गया, आग लग गया,
ठीक, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या भूकंप आ गया, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज, तो उसमें एक प्लान किया जाता है। ठीक, किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, और एक मॉक ड्रिल कराया जाता है। मॉक ड्रिल का मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिहर्सल कराया जाता है कि बच्चों को मतलब एक कतार में खड़े करके मतलब सारी चीज़ समझाई जाती है कि बच्चा जब यहाँ बेल बजेगा तो आपको निकल कर इस रास्ते से जाना है या इस बिल्डिंग में जाना है, सारी चीज़ें उसको मॉक ड्रिल कराया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई चीज़ हो तो बच्चे को फटाक से मतलब वो बेल बजा दिया जाए, समझा दिया, तो फटाक से वो चीज़ें कर लें जो उन्होंने पहले से रिहर्सल कर लिया है। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉक ड्रिल बोलते हैं। ठीक, वो दिखाता है कि इस चीज़ को लेके कितना प्रिपेयर है। ठीक, और वार्निंग सिस्टम जो भी मतलब उसमें चाहे अलार्म बजना हो, ठीक, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से उस चीज़ को इंडिकेशन दिया जा सकता है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, ताकि बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर बच्चा घर से केवी में आ रहा है तो केवी के अंदर कैंपस में जो भी चीज़ होंगी इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसमें आपको पूरा चीज़ ध्यान देना होगा, उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, ताकि कोई भी इस तरह के छोटे मोटे या बड़े डिजास्टर ना होने पाए। तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। फर्स्ट एड की अगर हम बात कर लें तो देखो होता क्या है, कभी कभी बच्चे मतलब ऐसे झूठ बोल देते हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। ठीक, तो वहाँ पे भी मतलब केवी के कुछ मतलब ऐसे हॉस्पिटल टाइप की, मतलब हॉस्पिटल तो हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर, बट वहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए सारी चीज़ें रहती है, तो रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए वहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद वहाँ पे जो बेड वगैरह हैं बहुत क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक, और जो भी मतलब आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, जब भी कोई बच्चा मतलब बीमार पड़े, कोई दिक्कत होए, या पर्टिकुलर कोई एक जैसे होता है कभी कभी बच्चे बेहोश जाते हैं, तो आपको पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि आपके बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हुआ। ठीक, हो सकता है वो आ जाए, या हो सकता है आपसे सारी चीज़ें टैकल हो जाए। ठीक, ये चीज़ें होगी। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटाइजेशन मटेरियल टू गर्ल। ठीक, लड़कियों को जैसे जो पैड्स वगैरह हो गए, ठीक, वो दिया जाता है इसमें। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, फर्स्ट एड की बात हो गई। अब हम बात करें डिसिप्लिन की। होता क्या है कि इसमें क्या होता है, मतलब बच्चों को मॉनिटर करना होता है कि बच्चे कुछ कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, स्कूल प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। होता है ना, बहुत बहुत बच्चे गमला तोड़ देते हैं, कहीं फूल तोड़ के गिरा दिए, कहीं कोई पंखा उंखा, जैसे थोड़ा बड़े बच्चे तो पंखा उंखा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, उसका फ़ैन वगैरह। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे देखना होता है। उसके बाद असेंबली और रेसेस में ड्यूटी भी मतलब डिसिप्लिन के अंदर ही आती है, क्योंकि अगर असेंबली हो रही है और वहाँ पे मतलब आप ध्यान नहीं देंगे, बच्चे पता चले पीछे वाली कतार में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ताकि असेंबली में सही से उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। रेसेस ड्यूटी, जब भी लंच होता है तो बच्चे कभी कभी होता है लड़ाई झगड़ा आपस में कर लेते हैं खाना खाते समय, कभी उसका टिफ़िन खा गए। ठीक, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गेट ड्यूटी। जब भी मतलब बच्चा केवी के अंदर आए, जब भी उसकी छुट्टी होगी, तो आपको गेट पे तब तक खड़े रहना जब तक या तो केवी की बस उनके घर तक न पहुंचा दे, या उनके गार्जियन अगर आ रहे हो लेने तो उनको मतलब उनके कार में उनको डिलीवर करने के बाद ही आप वहाँ से हट सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी होती है, क्योंकि गेट के अंदर कुछ भी चीज़ होंगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हो, गेट के बाहर कुछ भी हो तो उससे कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, तो गेट ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और आपको ये भी देखना है कि आपका वहाँ जो कैमरा वगैरह है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक, आई होप इतनी बहुत जितनी भी चीज़ें बताए बहुत काफ़ी है आपके लिए। और देखो, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं जितना चीज़ बताऊँ आप 100% वही चीज़ बताओ, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, बट मैं इसको अच्छे से डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और फिर भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों ना, जब भी मैं इसका लास्ट में करीब 2-3 अक्टूबर के बाद जब इसे बताऊंगा सिटेबिलिटी फार्ट पोस्ट ना, वहाँ पे जब चीज़ें उस चीज़ को मेंशन करूँगा ना, तब आपको समझ आए इन सब चीज़ों की वैल्यू कितनी है। और जो बच्चे पढ़ने वाले वो समझ रहे होंगे हाँ ये जानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ, जब भी अगर आप इंटरव्यूअर से 3 जगह इस चीज़ को टैकल करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती इस चीज़ को फोर्स करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे फोर्स नहीं करना, मतलब इनडायरेक्ट वे में अपनी चीज़ को कहना होता है। और एक स्मार्ट स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान ही होती है अपनी इंटरव्यू को अपने हिसाब से चला। आप बोलो ना यार, इंट्रोडक्शन में बात करो उनसे, अगर हाउ टू वाई डू वांट टू ज्वाइन केवी, उसमें इस चीज़ का डिस्कस कर लो कि हमें केवी के कल्चर के बारे में सारी चीज़ें पता है, टाइम टेबल बनाना आता है, स्कूल का जितनी कमेटी है उसके बारे में पता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में पता है। ठीक, तो अब बताओ ना, आपसे और अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, उसी से पूछेंगे। ठीक, तो 5-6 मिनट को ना अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दो, अपने हिसाब से इंटरव्यू चलाओ। सोच के देखो ना, आप जो पढ़े हैं आपसे वही पूछा जाए तो आप उसका कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपका इंटरव्यू कितना अच्छा होगा। और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम बात करेंगे इस टॉपिक की। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इस टॉपिक बनाओ, तो मैं चीज़ें बनाऊंगा, बट अभी ये समझ लीजिए कि 30 तक जितनी चीज़ें मैं बना दूंगा वो डेमो के अलावा जितनी भी चीज़ें रहेंगी, हमें नहीं लगता आपको कहीं फंसेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस ये है कि जो चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन करिए, आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से चलेगा। अब अगली वीडियो हम बात करें डेमो टिप्स के बारे में, कुछ डेमो टिप्स, क्योंकि मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे पाऊँ, आप समझ रहे होंगे। ठीक, और दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। बहुत लोग इस पर कह रहे हैं सर इस पर कोई वीडियो बनाइए, तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ क्या होती है अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो। ठीक, और वीकनेस के बारे में आपको क्या बताना। दूसरी हम बात करेंगे एनसीईआरटी में कितना क्या पढ़ना है,
कितनी चीज़ आपको एटलीस्ट तैयार होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी चीज़ें तैयार हो, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आप लोग के हिसाब से जो भी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे जेन्युइन टॉपिक होगा, अगर ज़रूरत होगी उसकी तो हम ज़रूर बनाएंगे। आई होप सारी चीज़ समझ में आएंगी। अगर वीडियो सच में आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।